So welcome back once again. I think हम 2-3 दिनों के बाद मिल रहे हैं and what we are going to do today is rotational motion. अब ये जो rotational motion है, rotational motion करने से पहले I'll just go through everything, okay, very quickly. What we'll do is we'll go through everything that we have done till now. हम सिर्फ 10 मिनट लेंगे और 10 मिनट में जो हमने आज तक पूरी फिजिक्स पढ़ी है, पूरी की पूरी फिजिक्स रिवाइज कर देंगे। और इस रिवीजन के टाइम में मैं तुम्हारा पिछली क्लास का क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूँ। एक लास्ट क्लास जब हमारी खत्म हुई थी तो शायद तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये क्या रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन काइनेमैटिक्स का पार्ट है या नहीं। ओके, सो आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन नाउ, लेकिन उस आंसरिंग के साथ साथ हम पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरू में द डे आई स्टार्टेड फिजिक्स, we did all those units and dimensions के measurement कैसे करते हैं, all those things, ये basic चीज है क्योंकि इनको किए बिना you cannot really do physics. Okay, you should know how to do measurements and errors and all these things. And then फिर मैंने kinematics start किया और kinematics में the very first question, you know, this is how we started physics. हमने सबसे पहले दिन बात की कि अभी हम काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स में जो पहला चैप्टर है दैट इज मोशन, और मोशन के लिए हम डिफाइन करेंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। यस, तो मैंने कुछ डेफिनेशंस देखी कि रेस्ट वो चीज होती है जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, टाइम के साथ कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे। ओके, t इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट्स आर 7 0, t इक्वल टू 1 2 3 4 10 सेकंड्स, कोऑर्डिनेट्स आर स्टिल 7 0। या, सो इट्स इन रेस्ट। मोशन में अगर कोई कार जा रही है t इक्वल टू 0 वो एक पॉइंट पे, t इक्वल टू 10 सेकंड्स कार किसी दूसरे पॉइंट पे, सो द कार इज इन मोशन। मतलब कोई बॉडी जब अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज करे। फिर मैंने देखा कि यार जब कोई बॉडी अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है तो ये जो डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स है, 7 0 से 11 0 तक चला गया पार्टिकल, तो ये जो 11 0 माइनस 7 0 है, ये जो डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स है, इसको मैंने बोला दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मैं वन बाय वन इसको लिखते जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा कि व्हाट इज रेस्ट और मोशन, फिर उसके बाद ये डिफाइन करने के बाद कि मोशन मींस व्हेन समथिंग चेंजेस इट्स कोऑर्डिनेट्स, मैंने डिफाइन किया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने देखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग टाइम में हो रही थी। किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी 10 सेकंड में, किसी ऑब्जेक्ट की हो रही थी 20 सेकंड में। तो मैंने देखा कि यार कोई ऑब्जेक्ट तेज तेज अपनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा धीरे अपनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो हमारी अगली चीज आ गई वेलोसिटी। फिर कार क्या कर रही थी, पिक कर रही थी स्पीड को, ठीक है। मेरे पास अलग अलग कंपनी की कार थी। पहली वाली कार में मैंने ऐसे गियर डाला, वो 5 सेकंड के अंदर 120 की स्पीड पे चली गई। दूसरी वाली कार 5 सेकंड के अंदर वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही थी। ओके, फिर मेरे माइंड में ये चीज आया कि यार इंजन की पावर भी कोई चीज होती है, यू नो, पिकअप भी कोई चीज होती है, एक्सेलरेशन कोई चीज होती है ना, कि तुम कितनी जल्दी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हो अपनी। तो तुम कितनी जल्दी वेलोसिटी को अपनी बढ़ा सकते हो। आई केम अप विद अ न्यू टर्म कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये सारी चीजें करने से पहले मास मेरे को पता ही था, 9th क्लास में मैंने मास पढ़ के आया था मैं, मास वेट क्या होता है, उसके डिफरेंस क्या होता है। तो मास और एक्सेलरेशन को यूज करके मैंने एक नई चीज निकाल ली, फोर्स। फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यूज करके मैंने एक नई चीज निकाल ली, वर्क। वर्क, अलग अलग टाइप के वर्क मैंने देखे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। और फिर फोर्स भी अलग अलग तरीके की। इसको मैंने फोर्स को पहले डिवाइड किया, अलग अलग तरीकों से हमने फोर्स को डिवाइड किया। पहले मैंने बोला कि फोर्स कांटेक्ट फोर्स हो सकती है या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स हो सकती है, उसके मैंने एग्जांपल्स देखे। फिर मैंने बोला कि फोर्स को एक अलग तरीके से भी हम उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव। कि अगर फोर्स कॉन्जर्वेटिव है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाएगी अपनी एनर्जी को कंजर्व रखेगी। अगर फोर्स नॉन कॉन्जर्वेटिव है तो अपनी एनर्जी को कंजर्व नहीं करेगी। तो मतलब एक और टर्म निकल के आई, वर्क जैसी हुई टर्म, उसकी यूनिट भी जूल ही थी, इसकी यूनिट भी जूल थी, बिल्कुल इसकी जैसी एक टर्म बाहर निकल के आई जिसका नाम था
एनर्जी। फिर मैंने देखा कि यार वर्क तो हम कर रहे हैं, मतलब मैं भी वर्क कर रहा हूं, कोई और बंदा भी वर्क कर रहा है, लेकिन हम वर्क कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे। ये बिल्कुल वही वाली बात होगी, एक्सेलरेशन वाली बात, कि वेलोसिटी तो हो रही है, एक बंदा उस वेलोसिटी पे पहुंच रहा है 5 सेकंड में, दूसरा बंदा उस वेलोसिटी पे पहुंच रहा है 15 सेकंड में, मतलब उस वेलोसिटी तक पहुंचने का टाइम अलग अलग है। मतलब तुम्हारी पावर, एक्सेलरेशन इज जस्ट लाइक पावर, है ना। कार की एक्सेलरेशन होती है ना, तुम यहाँ पे ऑडी ले आओ, वो 4 सेकंड में से 120 की स्पीड पे चली जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, कार की भाई पावर देखो तुम। तो बेसिकली वो पावर नहीं है, टू बी इन वेरी करेक्ट टर्म्स दैट इज एक्सेलरेशन, कि वो कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन अ वेरी सिमिलर थिंग इज पावर, कि तुमने कितना काम कर दिया कितने टाइम में। सो योर वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, उसकी मैंने बात की, दिस इज पावर। Kinetic energy or potential energy were the two types of energies that I learned. Yeah. So this is basically what I have done in physics till now. और इसको मैं बोल रहा हूं कि मैंने पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ ली है। Yes. और ये सारी तुम अगर सिचुएशन देखो, ये सारी सीक्वेंस में जा रहा है। अगर मैं पहले दिन आके बोल देता कि चलो जी आज हम पढ़ेंगे फोर्स, ठीक है, या फिर मैं अगर पहले दिन आके बोल देता कि आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, तो वर्क से हम शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज दिस एंटायर थिंग गोज इन अ सीक्वेंस। तुम्हें रेस्ट और मोशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट और मोशन में तुम डिफाइन करोगे कि रेस्ट मतलब कोऑर्डिनेट्स का ना चेंज होना, मोशन मतलब कोऑर्डिनेट्स का चेंज होना। जब तुमने कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर दिया, उसके बाद ही तुम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर पाओगे, तुम पहले डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर सकते, करेक्ट। अब तुम सोच के देखो, अगर इनमें कहीं पे एक नई टर्म ऐड होगी, मान लो यहाँ पे फोर्स के अंदर मैं एक नई टर्म ऐड कर दूं, कोई साइंटिस्ट आके एक डिस्कवरी कर दे कि जो फोर्सेस होती हैं वो 4 तरीके की फोर्सेस होती हैं, अल्फा फोर्स, बीटा फोर्स, गामा फोर्स, थीटा फोर्स। तो ये 4 तरीके की फोर्सेस आ गई, अल्फा, बीटा, गामा। तो अब तुम देखो, अगर फोर्स में कुछ एडिशन हो गया, तो इस काइनेमैटिक्स के फ्लो में फोर्स के बाद बाद तुमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, वो सारी चीजें तुम्हें दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारी फोर्स की डेफिनेशन चेंज होगी। फोर्स में कुछ एडिशन हो गया, एक फोर्स की नई टाइप निकल आई, अब तुम्हें उस नई टाइप के लिए वर्क पढ़ना पड़ेगा, नई टाइप के लिए एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, नई टाइप के लिए पावर पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। और तुम सोच के देखो, फोर्स की जगह कहीं एडिशन हुआ होता है एक्सेलरेशन में, मैं तुम्हें बोल दूं कि एक्सेलरेशन एक अलग अलग तरीके की एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, एक्सेलरेशन नेट और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन, मैं तुम्हें बोल दूं अलग अलग टाइप की एक्सेलरेशन है। अब ये एक नई चीज ऐड होगी कि एक्सेलरेशन इस तरीके की भी होती है, तो अब इस एक्सेलरेशन के हिसाब से तुम्हें फोर्स पढ़ना पड़ेगा, ऊपर वाली चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ऊपर वाली चीजें यार इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब जहां पे ये चीज ऐड हुई है, एक्सेलरेशन के हिसाब से तुम्हें फोर्स पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से वर्क पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, पावर पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। तुम्हें समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। मैं बोल दूं एक नई चीज ऐड होगी, वेलोसिटी 2 तरीके की वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, कोई और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, कर्वीलिनियर वेलोसिटी, रेक्टिलिनियर वेलोसिटी, ये 3 तरह की वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी के बाद हमने जो जो सारी चीजें पढ़ी हैं वो तुमको दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, तुम कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या चीज बोल रहा हूं। ओके, तो क्योंकि ये सारी चीजें फ्लो में चल रही हैं, तो मतलब जहां पे कोई भी चीज ऐड होगी, उसके नीचे वाला सारा सामान हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब तुम थोड़ा सा बस प्रे कर सकते हो कि कुछ ऐड ना हो जाए, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देनी चाहता हूं। हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा, वंस अगेन आई एम कमिंग बैक टू रेस्ट एंड मोशन। सो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time, it is called at rest. For example, ये मार्कर, ठीक है, अभी t इक्वल टू 0 पे ये यहां पे पड़ा है 2 0 पे, सो t इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स,
ये यहीं पे पड़ा है, तो मैं इसको बोलता हूं दिस मार्कर इज एट रेस्ट। मैं यहां पे अभी खड़ा हूं, आई एम हेयर राइट नाउ। मान लो मेरी पोजीशन है एक्स वाई, या फिर मान लो 7-0 मेरी पोजीशन है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 100 सेकेंड। As the time passes, the coordinates of my position do not change, so I'm calling myself at rest. Yeah? But now, just imagine this. t equal to 0 पे, ये यहां पे पड़ा है। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? 7-0। t equal to 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds, 8 seconds, 9 seconds, 10 seconds, 11 seconds, 15 seconds. कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए? नहीं हुए। कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए, लेकिन क्या ये हिला? क्या ये मोशन में था? यस, ये मोशन में था, ये हिल रहा था, राइट? ये हिल रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए। Another example, just look at me. T equal to 0 seconds. My coordinates are 7-0. T equal to 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds, 8 seconds, 9 seconds, 10 seconds. क्या मेरे कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए? नहीं हुए। लेकिन क्या मैं हिला? यस। क्या मैं हिला मतलब डिड मोशन हैपन? यस, मोशन हुआ, लेकिन कोऑर्डिनेट्स नहीं हिले। मेरे कोऑर्डिनेट्स सेम रहे 2-0, कोऑर्डिनेट्स 2-0 सेम रहे, लेकिन मोशन हुआ। तो ये जो मोशन हुआ, इस मोशन की वजह से कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन ये मोशन किस तरीके का मोशन है? मैं घूम गया, अपनी जगह पे घूम गया मैं। यस, मार्कर था, इसने अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं किए, लेकिन अपनी जगह पे घूम गया। सेम कोऑर्डिनेट्स के साथ अपनी जगह पे जब बॉडी घूम जाए, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो अब हमने एक नई चीज ऐड कर दी इस पूरे सीक्वेंस में। इस पूरे सीक्वेंस में एक नई चीज ऐड कर दी, और वो चीज ऐड कहां पे गई है? यहां पे। यहां पे हम बोल रहे हैं कि भाई जो तुम्हारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोशन की डेफिनेशन है कि रेस्ट मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है, तो हमने बोला कि ये तुम्हारी स्टेटमेंट अधूरी है, क्योंकि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं भी कर रहा, तो भी वो मोशन में हो सकता है। और यहां पे इस मोशन को हम बोलते हैं घूमने वाला मोशन। तो यहां पे मैंने मोशन में दो तरीके के मोशन ऐड कर दिए, एक तो वो जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक दूसरा मोशन जो अब हम आज पढ़ेंगे। अब तुम थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, तुम्हारी एक नई एडिशन होगी। कहां पे एडिशन हुई है? वो सबसे पहले वाले पॉइंट में, रेस्ट एंड मोशन। तुम्हारी रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन ये अधूरी थी। सो नाउ अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये जो दूसरा वाला मोशन है, इस दूसरे वाले मोशन के रिस्पेक्ट में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है, वेलोसिटी पढ़नी है, एक्सेलरेशन पढ़नी है, फोर्स पढ़नी है, वर्क पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, और पावर पढ़ना है। मतलब जो पिछले 4 महीने में मैंने सारी कहानी पढ़ी, वो सारी कहानी तुम्हें दोबारा पढ़नी है एक अलग तरीके के मोशन के लिए। यस, प्लीज वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर। इट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसका नाम सुन के बच्चे डर जाते हैं बहुत बार, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो तुमने पढ़ा होता है 4 महीने में, जो तुमने 4 महीने में सिलेबस पूरा पढ़ा होता है, उसका इक्विवेलेंट बिल्कुल वैसा का वैसा, सेम चीज, बिल्कुल सिमिलर चीज, सेम नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल उसके जैसी ही पूरी की पूरी चीज तुम्हें अगले 20-30 दिन में पढ़ा दी जाती है। जो सारी कहानी तुमने रेस्ट और मोशन में पढ़ी होती है 4 महीने में, जो हमने आराम आराम से पढ़ी, ठीक है, वो सारी चीज तुम्हें
एक महीने में ये नए तरीके के मोशन के लिए पढ़ा दी जाती है। और इससे बच्चे इसलिए भी डर जाते हैं क्योंकि जो अभी तक ये वाली तुमने कहानी पढ़ी है, इसमें टर्म्स क्या थे? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एस, वेलोसिटी मतलब वी, एक्सेलरेशन मतलब ए, फोर्स मतलब एफ, वर्क मतलब डब्ल्यू, एनर्जी मतलब ई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर। ये सारी टर्म्स तुम कब से सुनते आ रहे हो? 9th क्लास से। 9th क्लास में इन सबका इंट्रोडक्शन करा दिया गया था। लेकिन अब ये जो अलग तरीके का मोशन अभी आएगा, अभी जो अलग तरीके का मोशन हम क्रिएट करने वाले हैं आज की क्लास में, इस तरीके के मोशन में ये जो सारी तुम्हारी टर्म्स होंगी, इन टर्म्स को तुमने पहली बार सुना होगा। ये सारी टर्म्स वैसी की वैसी हैं, लेकिन इनके आगे एक शब्द लग जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स का कुछ और बन जाएगा टॉर्क, वर्क का कुछ और बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। यस, बेसिकली ये जो सारी तुम्हारी टर्म्स हैं वो चेंज होने वाली हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से करने वाला चैप्टर। ओके, इस चैप्टर में यू विल फील दैट सो मेनी न्यू टर्म्स आर कमिंग इन। तो इसीलिए इस चैप्टर को शुरू में आई विल बी टीचिंग यू वेरी स्लो एंड कंपोज्ड एंड काम, ठीक है, ताकि तुम धीरे धीरे तुम इसकी फील आने लगे। बट स्लोली एज वी सी दैट यू आर बिकमिंग कंफर्टेबल विद ऑल द न्यू टर्म्स, फिर हम इसको थोड़ा सा पेस अप कर देंगे, क्योंकि हम इसको ज्यादा ड्रैग भी नहीं करना चाहते। ओके, सो वंस अगेन आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है जिसमें तुम्हारे 4 चैप्टर समाये हुए हैं। फिजिक्स के जो पहले 4 चैप्टर हैं दैट वाज अबाउट नॉर्मल मोशन में ये सारी कहानी। जो 5वां चैप्टर है वो है गोल घूमते हुए, तो इसीलिए मैंने इसको सर्कल किया, ठीक है, गोल घूमते हुए रोटेशनल मोशन में ये सारी कहानी। यस, तो हम इसको थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करेंगे आज, हम बहुत ही धीरे धीरे इसको करेंगे ताकि तुम न्यू टर्म्स के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाओ, फिर उसके बाद विल पेस दिस एंटायर थिंग अप। सो प्लीज वेलकम एवरीबॉडी टू दिस न्यू चैप्टर। वी आर स्टार्टिंग विद रोटेशनल मोशन। यस, तो जो लोग नोट्स बनाते हो प्लीज हेडिंग डाल लो। So the topic for today is rotational motion. All right, so rotational motion पढ़ने से पहले, अब क्योंकि हमने डिफाइन किया कि हम एक नए तरीके के मोशन के बारे में पढ़ना सोच रहे हैं, ठीक है, अभी हम एक नए तरीके के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देख ले पहले मोशन कितने तरीके का होता है। तो अभी तक जो भी मैंने मोशन के बारे में पढ़ा है ना, पता है पंगा पता है कहां पे हुआ? अभी तक क्या हो रहा था, जब भी मैं बोल रहा था कि एक कार जा रही है सड़क पे, तो हम कार को ले लेते थे कि ये रही कार, ये रही तुम्हारी पॉइंट कार, ये कार जा रही है ऐसे 20 मीटर पर सेकंड से। हम ऐसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते थे और पीछे की तरफ बोलते थे फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। लेकिन भाई ये कार ये थोड़ी है, कार ऐसी थोड़ी होती है, कार तो ये होती है ना, टाउ 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 टाउ। चलो ये भी वैसे ज्यादा कार लग नहीं रही, लेकिन कार ऐसी होती है ना। कार इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये मैं बोल रही हूं ये मेरे हाथ में मार्कर है, लेकिन ये मार्कर तो नहीं है ना। अगर तुम मार्कर को ये वाला मार्कर ले लोगे तो तुम्हारी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, बिकॉज मार्कर इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मार्कर अगर ऐसे जाएगा तो अलग कैलकुलेशन होगी, मार्कर अगर ऐसे जा रहा है तो अलग कैलकुलेशन होगी, मार्कर अगर ऐसे जा रहा है तो अलग कैलकुलेशन होगी। हमने ये सारी चीजें तो कंसिडर की नहीं, हमने तो बोला कि भाई ये कार जा रही है सड़क पे, ये रही तुम्हारी कार। ऐसी कार तो नहीं होती है ना। यस, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई एक बॉडी क्या होती है। अलग अलग तरीके के मोशन सीखने से भी पहले मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा एक बॉडी क्या होती है, या फिर बॉडी की वजह से हम डिफाइन करते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी के बारे में समझते हैं, व्हाट इज रिजिड बॉडी।
सो प्लीज पुट दिस टॉपिक रिजिड बॉडी. इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें. ये तुमसे IIT JEE में बोर्ड में कोई पूछेगा नहीं, बट एक बार लिख लो इसको, ठीक है. रिजिड बॉडी वो सारी बॉडीज है जिनके बारे में अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अगर तुम्हें सेकंड चैप्टर में से, थर्ड चैप्टर में से, फोर्थ चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम मोड आगे कार को पॉइंट ले लेना. लेकिन अभी रोटेशनल मोशन के बाद जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट रिजिड बॉडीज, तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट्स अ बॉडी विच इज रिजिड. लेकिन रिजिडिटी को हम कैसे डिफाइन करें? मैं कैसे बोल सकता हूं कि एक कॉटन बॉल रिजिड नहीं है? मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये मार्कर रिजिड है? सो द डेफिनेशन फॉर अ रिजिड बॉडी इज, एक रिजिड बॉडी जो तुम्हारी होगी, लेट्स से एक ऐसे करके तुम्हारी एक बॉडी है, ये बॉडी रिजिड तभी होगी जब इस बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स, you randomly take any 2 points in this body, कोई भी, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, any 2 points, you take any 2 random points in this body, उनकी आपस में जो दूरी है, the distance between these 2 points with each other will never change. Then that kind of a body is called a rigid body. Yes? एक बॉडी जिसमें तुम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और उन 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी. ठीक है, प्लीज इसकी डेफिनेशन लिख लो तुम लोग. अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी जिसमें द डिस्टेंस between any 2 points remains fixed. रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स रिमेन्स फिक्स्ड. तुम उस बॉडी को कुछ भी कर लो, ठीक है, तुम उस बॉडी को 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर दो, उस पे तुम पावर लगा दो 100 न्यूटन वॉट की, कुछ भी लगा दो तुम उस पे, ठीक है, उसको तुम नदी में जाके फेंकाओ, कुछ भी कर दो, रिजिड बॉडी में कोई भी 2 पॉइंट्स, उनकी दूरी आपस में चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, इज दिस बॉडी रिजिड? ये जो मेरे हाथ में है मार्कर, यस सर. यस, दिस इज रिजिड. यस, बिकॉज इसके बीच में कोई भी जो 2 पॉइंट्स है उनकी आपस में डिस्टेंस उनका चेंज नहीं होगा. इज दिस बॉडी रिजिड? Yes sir. Yes, this body is rigid. Yeah. Now, is this body rigid? This. Yes sir. No, this is not rigid, right? Because तुम देखो, ये 2 पॉइंट मैं ले रहा हूँ इस पे. Let's say ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ मैं और ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ. इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है अभी, है ना? तो अभी तो चेंज हो गया. Yes, so this body is not rigid. Next is, I have a notebook in my hand. Is this body rigid? Yes sir. Okay, so this body is rigid. Let's see. So, let's say इसकी लेंथ है 5 मीटर. तो एक पॉइंट में ले रहा हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट में ले रहा हूँ यहाँ पे. तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 5 मीटर. ठीक है, 5 मीटर का डिस्टेंस था. क्या वो डिस्टेंस अभी भी 5 मीटर है? नहीं, राइट? सो दिस बॉडी इज नॉट रिजिड. ठीक है ना? यू गेटिंग इट, राइट? कि तुम रिजिड बॉडी वो होती है कि तुम उसका कुछ भी कर लो, उसके किसी भी 2 पॉइंट की दूरी चेंज नहीं होगी. ठीक है, अब इसमें तुम 2 पॉइंट लो, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट. दोनों के डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर. अब दोनों का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना. So this body is not rigid. Is a human being rigid body? क्या मैं rigid body हूँ? No sir. No, right? Simply because you see, distance between my any 2 points is changing. Point A, point B. ठीक है? तो rigid body is something जिसका किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस चेंज ना हो, तुम कुछ भी कर लो.
तो रोटेशनल मोशन में अब इसका अगर डिस्टेंस चेंज तुम्हें नहीं करना, तो तुम कहीं भी इसको ले जाओ, इस बॉडी को कितना भी प्रेशर लगा दो, कितनी भी फोर्स लगा दो, इसकी शेप ऐसे की ऐसे रहेगी, शेप नहीं हिलेगी इसकी बॉडी बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे अपने अगले टॉपिक के लिए, उसमें हम कंसीडर करेंगे कि जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है। सो दिस इज कॉल्ड, इसीलिए रोटेशनल मोशन का एक दूसरा नाम तुम्हें कुछ बुक्स में मिलेगा, दिस नेम इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो ये हम उसकी डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ओके चलो ठीक है, उसमें नहीं जाते। तो हम पढ़ेंगे अभी रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में। यस, सो नाउ हम बात कर रहे थे कि एक मोशन ऐड हो गया, अपना एक अलग तरीके का मोशन ऐड हो गया, जिसकी वजह से हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। तो isn't it important for us that we understand what are the different types of motion? तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये मैं डायग्राम को अभी इरेज कर रहा हूं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये देख लेता हूं कि मेरे मोशन कितने तरीके के होते हैं। So the next thing is types of motion. सबसे पहले तो उसी मोशन की बात कर लेते हैं। अभी हर केस में अभी रिजिड बॉडी होगी, ठीक है। अब मैं पॉइंट लेने बंद कर दूंगा। अब हर केस में यू अंडरस्टैंड देयर इज अ कार, ये अलग तरीके का मोशन होगा, ये सेम कार है, ठीक है। ये दोनों वैसे बिल्कुल सेम नहीं लग रही, पर मान लो तुम ये सेम कार, ठीक है। ये हाथी जैसा बन गया ना थोड़ा सा ये, चलो ओके एनीवेज या सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me define जो मैंने आज तक पढ़ा। आज तक मैंने क्या पढ़ा कि एक कार है, वो सड़क पे जा रही है ऐसे सीधा, या फिर मैंने क्या किया, बॉल को ऊपर से फेंक दिया नीचे, है ना, यही सब काम किया ना हमने। बंदर को रस्सी पे चढ़ा दिया, ठीक है, एक इंक्लाइन था वहां से कुछ ड्रॉ से स्लाइड करवा दिया, कार को भगा दिया सड़क पे। जो सारी चीजें थी अभी तक हमारे सिलेबस में, वो ऐसे सीधी सीधी जा रही थी, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे करके जा रही थी, है ना। तुमने कैनन बॉल को फायर किया, वो ऐसे गई, ऐसे करके नीचे आई, यस। या फिर कार थी, वो सीधा सीधा जा रही थी। तो इसको हम बोलते हैं, अगर कोई चीज सीधा सीधा जाए, अगर कोई चीज सीधा सीधा जाए, ये कार ऐसे सीधा 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 चले जाए, तो उस सीधा सीधा जाने को हम बोलते हैं कि ये एक ही लाइन में जा रही है। एक ही लाइन में जाने का मतलब इसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो लीनियरली चेंज हो रही है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इस तरह के हम मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। हमारी सारी एग्जांपल्स, तुमने बॉल ड्रॉप की, कार सड़क पे जा रही है, ऑल दोज आर एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन हमारी एक एग्जांपल ऐसी भी तो आई थी ना, प्रोजेक्टाइल वाली, कि ये जो कार है तुमने यहां से फायर कर दी, ये कार ऐसे उड़ के ऐसे यहां पे पहुंच गई। उस तरह के हम मोशन को बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, या तो तुम सीधी लाइन में जाओगे रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर तुम कर्व में जाओगे, इट्स कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। लेकिन इन दोनों को तुम एक बास्केट में रख सकते हो, एंड दैट कॉमन बास्केट इज ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो पूरा का पूरा मोशन है, जो हमने आज तक पूरी की पूरी स्टडी की है, वो हमने पूरी स्टडी की थी ट्रांसलेटरी मोशन की। अभी तक जो हमने जो भी कहानी पढ़ी है पिछले 4 चैप्टर्स में, हमने ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन किया, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा एक नया मोशन ऐड हो रहा है, जिसमें मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक मोशन हो रहा है। तो इसमें तुम देखो क्या चीज हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन एक मोशन हो रहा है। तो ये मोशन किस तरीके का मोशन है, घूमने वाला मोशन। ये मोशन है घूमने वाला मोशन। तो जो हमारा दूसरे तरीके का मोशन है, दिस इज टाइप 1। टाइप 2 जो हमारा दूसरे तरीके का मोशन है, दिस इज घूमने वाला मोशन। इसको मैं क्या बोलता हूं, रोटेशन। आई होप तुम्हें रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क पता होगा, 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, और जो अर्थ है
वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है। सो अभी ये जो सेकंड तरीके का मोशन है जिसके बारे में हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, दिस इज रोटेशनल। रोटेशनल मोशन, यस। सो यू सी, ये या तो ऐसे उठ के ऐसे जा सकते हैं, दिस इज रेक्टिलिनियर कर्विलिनियर मोशन, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। या तो मैं इसको ऐसे ऊपर फेंक सकता हूं, ठीक है, सीधा सीधा अगर मैंने ऊपर फेंक दिया वो ऐसे का ऐसे नीचे आ गया, सो दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। या फिर मैं इसको अपनी पोजीशन पे ऐसे घुमा सकता हूं, दिस इज रोटेशनल मोशन। या फिर एक थर्ड केस है, तुम दोनों ही कर दो यार, तुम ऐसे इसको कर दो, है ना, तुमने ये भी कर दिया और वो भी कर दिया। सो यू सी, पोजीशन इज ऑल्सो चेंजिंग, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और एंगल भी चेंज हो रहा है, मतलब रोटेशन भी हो रहा है। सो द थर्ड काइंड ऑफ मोशन इज जिसमें तुम्हारा ट्रांसलेशन भी होगा प्लस रोटेशन भी होगा। थर्ड काइंड ऑफ मोशन इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मिक्स्ड। ये वाले थे सिंगल सिंगल, सिर्फ ट्रांसलेशनल, और इसके अंदर दो टाइप्स है, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। ये वाला सिर्फ रोटेशनल, ये वाला ट्रांसलेशनल भी है रोटेशनल भी है। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार कि हमने तो अभी इसकी कहानी पढ़ी है सारी, अब पहले इसकी कहानी पढ़नी पड़ेगी फिर इसकी कहानी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, तुमने ये वाली कहानी पढ़ ली है, ठीक है, पिछले 4 चैप्टर्स में। अब तुम सिर्फ इसकी कहानी पढ़ लो, रोटेशन की कहानी पढ़ लो, और ये वाली कहानी तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे जब, ठीक है। तुम ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी जो हमें चीज करनी है, हमें ये पढ़ना, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जब एक बॉडी रोटेट कर रही होगी उस समय उसकी पूरी कहानी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज दिस दैट पावर वावर, सब कुछ पढ़ेंगे रोटेशन के टाइम, ठीक है। तो ये एक बार लिख लो अपना, किस किस तरीके के मोशन होते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में समझने की। हम बेसिक टर्म्स देखेंगे, अक्सर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ थम्स अप जब तुमने नोट कर लिया इसको। ओके, ऑल राइट। Okay, so now let's start rotation. अब हम रोटेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रोटेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं पॉइंट तो ले नहीं सकता, अब हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे हम, ठीक है। तो रोटेशन को पढ़ने के लिए जो सबसे सिंपल वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, ठीक है। अगर मैंने पहली कार ले ली या फिर एक सिलेंडर ले लिया या फिर एक कोन ले लिया तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक सिंपल सी रॉड लेते हैं, एक सिंपल सी रॉड लेते हैं। ये रॉड है स्टील की बनी हुई, स्टील की बनी हुई रॉड है ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उसके किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, मतलब ये एक रिजिड बॉडी है। इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं जो मैंने आज तक पढ़ा है, कि इसके 2 पॉइंट्स हैं, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। एक तो वो चीज जो मैंने आज तक पढ़ी है कि तुमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया तो तुम्हारे सारे पॉइंट्स एज इट इज वहां शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो तुम्हारी रॉड है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। ये पॉइंट ए आ जाएगा, ये सी, ये बी। एक तो ये वाली चीज है जो हमने आज तक पढ़ी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। इसके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ रखे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ये जो बॉडी है, जो रॉड है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, लेकिन अपनी पोजीशन पे ही घूम रही है, अपनी पोजीशन पे ही अब इसको हम घुमाते हैं।
तो एक चीज तुमने नोटिस की होगी, जब भी कोई चीज अपनी पोजीशन पे घूमती है, जब भी कोई चीज अपनी पोजीशन पे घूमती है, तो हमेशा वो किसी ना किसी पॉइंट के या फिर किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड घूम रही होती है. ओके, आई वॉन्ट यू टू फील दिस. जब अर्थ रोटेट होता है तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा होता है. जब ये चीज रोटेट हो रही है तो ये एक पॉइंट है जहां से मैंने पकड़ रखा है. ये जो पॉइंट मैंने पकड़ रखा है ना, इस पॉइंट को मैंने पिवट कर रखा है या पाइवट कर रखा है. मतलब ये नहीं रोटेट करेगा, ये सर्कल का सेंटर बन गया. बाकी सारे पॉइंट्स इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला पॉइंट नहीं रोटेट कर रहा. ओके, सो इसको अगर हमें रोटेट करवाना है, सो व्हाट विल डू इज, यहां पे ये जो वाला पॉइंट है ना, इसको तुम पिवट कर दोगे. पिवट करने का मतलब क्या है, तुम इस पे ना कील ठोक दो एक. यहां पे यू टेक अ नेल एंड यू जस्ट बम 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 बम. तुमने क्या किया कि ये वाला पॉइंट अब हिलेगा नहीं. ये रॉड कैन बी हैंगिंग ऑन द सीलिंग, लेकिन ये वाला पॉइंट हिलेगा नहीं. अब तुम इस रॉड को पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते रहो, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं हिलेगा. तो हो सकता है कुछ देर बाद दिस एंटायर शेप कम्स डाउन लाइक दिस. ये पॉइंट तुम्हारा वहीं पे है ए, ये पॉइंट है तुम्हारा सी, ये पॉइंट है तुम्हारा बी. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. एक पॉइंट तुमने पिवट कर रखे हैं और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो उस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमने लगे. अब ये पूरी रॉड अगर घूम के आ जाए ऐसे की ऐसे, तो ये उस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूम के आ जाएगा सी. जो बी है वो ए के अराउंड ऐसे घूम के आ जाएगा एक बड़े सर्कल में. अगर यहां पे एक डी होता तो वो ए के अराउंड ऐसे घूम के आ जाता. अगर यहां पे कोई और पॉइंट होता वो ऐसे घूम जाता. ये सारे पॉइंट ए के अराउंड घूमते रहते. ए को सेंटर मान के ये सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन में घूमते रहेंगे. और जो ए होगा वो होगा इन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस. क्या ये फील हो रही है चीज तुमको कशिश, थोड़ी थोड़ी सी? क्या? तो सेम जो रॉड है, मैं इसको थोड़ा दूसरा बनाता हूं क्लैरिटी के लिए ना. इस रॉड को मैं ऐसे बनाता हूं. लेट्स से दिस रॉड इज लाइक दिस. अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें इसको यहीं से ही पिवट करना है. तुम इसको यहां से भी पिवट कर सकते थे, फिर ये सारे सर्कल्स ऐसे घूमते. तुम इसको बीच में से भी पिवट कर सकते थे, यहां से भी पिवट कर सकते हो, यहां से भी पिवट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट से पिवट कर सकते हो. तुम जिस भी पॉइंट से पिवट करोगे उस पॉइंट के अराउंड वो सर्कुलर मोशन करने लग जाएंगे बाकी सारे पॉइंट्स. नाउ इमेजिन दिस रॉड, तुमने यहां पे कर दिया उसको, और उसके ये जो दो पॉइंट्स हैं ए, यहां पे है बी, यहां पे है सी. यहां से तुमने पकड़ रखा है क्योंकि तुम्हें पोजीशन चेंज नहीं करनी है. तुम्हें पोजीशन चेंज नहीं करनी तो तुमने यहां से पकड़ रखा है. और ये जो रॉड है वो ऐसे ऊपर शिफ्ट होगी. ये रॉड ऊपर शिफ्ट होगी एंड सी कम्स हियर, बी कम्स हियर, ए कम्स हियर. ओके, सो ए ने भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, बी भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, सी भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ. अब तुम देखो कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग शिफ्ट हो रहे हैं. सी थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट हुआ, बी थोड़ा सा कम शिफ्ट हुआ, ए थोड़ा सा और कम शिफ्ट हुआ. यहां पे अगर एक और पॉइंट होता तो थोड़ा और कम शिफ्ट होता, और कम शिफ्ट होता, और कम शिफ्ट होता. और ये जो पी है ये बिल्कुल ही नहीं शिफ्ट हुआ. तो हम कौन से वाले पॉइंट की स्टडी करें? तो हम कौन से वाले पॉइंट की स्टडी करें? हमें पढ़ना तो पूरा था. यस, सॉरी सी. सर पी पॉइंट. पी तो फिक्स्ड है, पी तो मूव नहीं कर रहा, पी तो रेस्ट पे.
P is at rest. तो P की velocity is 0, acceleration is 0, displacement is 0, work done on P is 0, force is 0. Energy of P पता नहीं हमें, बाकी सारी चीजें 0 है, तो हम P की स्टडी तो कर नहीं सकते. लेकिन अगर कर भी पाते, अगर P की स्टडी मैंने कर भी ली, मेरा क्वेश्चन तो यह था ना कि मेरे को पूरी की पूरी बॉडी के बारे में पढ़ना है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में पढ़ना है. तो मेरे को इन सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, ए के बारे में भी, बी के बारे में भी, सी के बारे में भी, यहाँ पे डी होगा उसके बारे में भी, ई एफ जी एच, ये सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है मेरे को, और इनके रोटेशन के बारे में पढ़ना है. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो सारे पॉइंट्स है इस रॉड पे, क्या कोई ऐसी चीज है जो इन सारे पॉइंट्स में कॉमन है? डिस्टेंस तो मेरे को दिख रहा है इन्होंने अलग अलग ट्रेवल किया, सी ने अलग ट्रेवल किया, बी ने अलग ट्रेवल किया, ए ने अलग ट्रेवल किया, सबने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया. पर क्या कोई ऐसी चीज है जो इन सारे पॉइंट्स के लिए सेम आएगी? जस्ट लुक एट दिस डायग्राम एंड सी, क्या कोई ऐसी चीज है जो इन सारे पॉइंट्स में कॉमन है रोटेशन की टर्म्स में? अब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं. सो इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, इज देयर समथिंग जो इन सारे पॉइंट्स में कॉमन है? प्लीज लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली कशिश. देखो ये ए पॉइंट घूम के आ गया यहां पे, बी घूम के आ गया यहां पे, सी घूम के आ गया यहां पे, डी घूम के आ गया यहां पे, ई घूम के आ गया यहां पे. डिस्टेंस तो अलग अलग इन्होंने ट्रेवल किया, वो तो दिख रहा है मेरे को. कौन सी चीज है जो सेम है ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए? जस्ट लुक इट इन द टर्म्स ऑफ रोटेशन. रोटेशन में तुम क्या देखोगे? मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैंने बोला मैं रोटेट हो गया, तो तुम्हें अगर मेजरमेंट करनी है मेरी, तो तुम कौन सी वाली चीज को देखोगे? अगर तुम्हें किसी और को बताना है कि वो एक स्टैचू था वहां पे, वो पहले ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया, तो दूसरा बंदा पूछेगा ऐसे मतलब क्या? थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में बताओ मेरे को, क्या चेंज हो गया? सो इफ आई एम लाइक दिस एंड आई बिकम लाइक दिस, पोजीशन तो वही है, क्या चेंज हो गया? सर डिस्प्लेसमेंट. हाँ, डिस्प्लेसमेंट ना. डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हुई नहीं, मैं वहीं पे खड़ा हूं, 7-0 पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं 7-0 पे खड़ा खड़ा ही ऐसे हो गया. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली मेरा एंगल चेंज हो गया. तो जो सी ने एंगल कवर किया है, दैट एंगल इज दिस एंगल. जो बी ने एंगल कवर किया, दैट एंगल इज दिस एंगल. जो ए ने एंगल कवर किया, दैट इज दिस एंगल. इसका एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल. क्या ये सारे एंगल सेम है? यस. क्या ए ने और बी ने और सी ने और डी ने सबने सेम एंगल कवर किया? यस सर. यस, यही एंगल है ना. ये जो एंगल है, यही ए ने कवर किया, यही बी ने कवर किया, यही सी ने कवर किया, यही डी ने कवर किया. सो रोटेशन में जो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ कि कितना एंगल तुमने कवर किया. किसी बॉडी ने जब रोटेशन की तो उसने कितना एंगल कवर किया, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशन, और उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अभी तक हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितनी पोजीशन कवर की. अब हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना एंगल कवर किया. अब क्योंकि ये एंगल कवर करने की बात हो रही है, तो कवरिंग द एंगल, तो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल, मतलब इसको तुम क्या लिख सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और इसको तुम मेजर किस टर्म्स में करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू ऑलवेज राइट दिस एज थीटा.
You always write angular displacement as theta. ठीक है? Now what theta is? Theta is the angle covered by one point, any point. अब तुम कोई भी पॉइंट ले लो क्योंकि सबका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा. So theta is the angle covered by any point from the initial position to final position. This is the angular displacement. Yes, so this is theta in terms of rotation. So इसी तरीके से जैसे तुम्हारा थीटा है, there will be more terms जो तुम्हारे रोटेशनल मैकेनिक्स में आएंगी. पहले हम उन टर्म्स की बात कर लेते हैं. थोड़ा सा ना हम एनालॉजी समझ लेते हैं. यहाँ पे अगर ये लीनियर, ये है रोटेशन, वहां पे क्या चेंज हो रहा था? वहां पे चेंज हो रहा था पोजीशन, एक्स चेंज हो रहा था. 2 डायमेंशन में एक्स वाई चेंज हो रहा था. यहां पे क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है. वहां पे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या थी? एंड दिस वाज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन. यहां पे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? थीटा. थीटा मींस द एंगल कवर्ड. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड relationship between S and theta if a body rotates. या फिर तुम ऐसा लगा लो कि एक सर्कल में एक बॉडी जा रही है, वो एक पूरा सर्कल कवर करती है. तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अगर कोई बॉडी सर्कल में एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड थीटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज लाइक दिस. एक बॉडी यहां से चली, यहां से चल के वो ऐसे घूम के यहीं पे वापस. सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड थीटा. सो नाउ इसको चलो समझते हैं थोड़ा सा. अगर इसका रेडियस आर है तो यहां से जब बॉडी चल के यहां पे आ जाएगी वापस, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? एस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर. 2 पाई आर. और ये जो 2 पाई है, व्हाट इज दिस 2 पाई? 2 पाई इज द एंगल कवर्ड. ये एंगल 2 पाई होता है ना, 2 पाई रेडियन. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. यस, ये हमें पता है ना. प्लीज गिव मी अ थम्स अप. इज 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो ये जो 2 पाई रेडियन है, यही तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. सो आई कैन राइट दिस एज 2 pi is equal to theta. This is r. तो यहां से I can write displacement is equal to r theta. मतलब my linear displacement is equal to radius times angular displacement. Okay? फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस क्लियर? सही है ना सब? तुम इसको साइड बाय साइड नोट करते जाओ. उसके बाद मैंने इसमें पढ़ा कि जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी या फिर कम होगी तो कुछ वेलोसिटी आएगी. वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट.
तो यहां पे वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, इधर वाली वेलोसिटी विल बी एंगुलर वेलोसिटी, और उसको हम लिखते हैं, ये W जैसा कुछ होता है, इसको हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितने टाइम में कितना थीटा चेंज हुआ। अगर मैं बोलूं कि ये पंखा 3 बार घूम गया 1 सेकंड में, तो 3 बार घूमने का मतलब कितना एंगल घूम गया, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, 6 पाई इन 1 सेकेंड। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। यस, अब मैं सेम क्वेश्चन तुमसे पूछूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड ओमेगा। तो तुम सेम एग्जांपल लोगे, यहां पे अगर कोई बंदे ने 1 राउंड पूरा किया t सेकंड में, अगर 1 राउंड पूरा किया t सेकंड में, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, या फिर व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1 राउंड में, 2 पाई r अपॉन टाइम। ये जो 2 पाई अपॉन t है, इसी को तो हम ओमेगा बोल रहे हैं। ओमेगा क्या था, चेंज ऑफ एंगल अपॉन टाइम, सो 2 पाई अपॉन टाइम, सो दिस गिव्स मी ओमेगा r. So I can write my V is equal to R omega. ठीक है, यस। अभी नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप मैं तुम्हारे लिए डिराइव नहीं कर रहा, तुम इसको नोट कर लो पहले तो जो भी लिखा है। फिर वेलोसिटी के बाद यहां पे जो अगली चीज होती है, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने देखा एक्सेलरेशन वाज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा। एंड जिस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट वाज इक्वल टू आर थीटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सिमिलरली acceleration is equal to r times alpha. Acceleration is equal to r times alpha. और ये जो acceleration यहां पे है, this is called tangential acceleration. अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस व्हेन अ रोटेशनल मोशन हैपेंस। ओके, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। हमने आज रोटेशनल मोशन पढ़ा और हमने जस्ट बेसिक चीजें की कि जो चीजें लीनियर में इस तरीके से लिखी जाती थी, उसको रोटेशन में किस तरीके से लिखा जाता है। सो टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद एक्सेलरेशन इन अ रोटेशनल मोशन।